सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्रैक IBPS PO इन 4 डेज़ सीरीज़ के पार्ट 2 को। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ ग्रामर्स, जो कि इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स है, जिससे कि कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले है कि ईच एंड एवरी। अब देखिए, ईच एंड एवरी तो आपने कई बार देखा हुआ है, तो इन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों डिटरमाइनर्स होते हैं दोनों ईच एंड एवरी। रूल क्या कहता है कि डिटरमाइनर प्लस नाउन। अब नाउन डिटरमाइनर जो होता है वो नाउन के साथ लगता है, जैसे कि पहला है। अब ये जो ईच जो है, अब देखिए ईच जो है वो ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअलिटी दिखाता है, लेकिन एवरी जो होता है वो सिर्फ डिटरमाइनर होता है। ईच क्या होता है, वो कभी डिटरमाइनर की तरह भी यूज़ हो सकता है, तो कभी प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर एंड आस्क्ड डैश टू आंसर करेक्टली। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है बताइए? ईच होगा या एवरी होगा? सो सिंपल, सो द राइट आंसर इज ईच। क्यों? क्योंकि एवरी जो होता है वो क्या होता है, डिटरमाइनर, और एवरी डिटरमाइनर नीड्स अ नाउन। विदाउट नाउन इट इज़ इनकम्प्लीट। सो एवरी, आपने कभी सुना है कि एवरी टू यू, एवरी ऑफ यू? नहीं, ईच ऑफ यू सुना होगा, है ना? ईच टू यू सुना होगा। एवरी के साथ वन लगना चाहिए, तो एवरी बडी होना चाहिए, या तो एवरी पर्सन होना चाहिए ना कोई तो नाउन होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें कह रहा है कि आई विल गिव यू डैश एन इंटरेस्टिंग, एक सेकेंड, आई विल गिव यू डैश एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, आई विल गिव यू, इसमें क्या होना चाहिए? ईच होगा एवरी? सो द राइट आंसर इज ईच। क्यों? क्योंकि एन जो है वो क्या है, वो एक नाउन तो नहीं है कि नहीं? वो तो एक क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल नाउन के लिए यूज़ होता है, जैसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है नाउन, लेकिन यहाँ पर तो एन दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ईच आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि ईच जो होता है वो डिटरमाइनर और प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। फिर तीसरा है क्वेश्चन, आई बॉट सम कैंडीज़ फॉर डैश ऑफ यू, यानी कि ईच ऑफ यू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ मेन चीज़ क्या दिया हुआ है कि ईच जो होता है वो डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। दूसरा चीज़ क्या है कि ईच जो होता है वो डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, एवरी जो होता है वो इंडेफिनेट नाउन के साथ लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही रेज्ड हिज ईच हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। ईच, अब ईच यहाँ पर क्यों लगा? क्यों? क्योंकि ये हैंड जो है वो डेफिनेट है, लेकिन वही यहाँ पर एवरी स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, यहाँ पर एवरी क्यों लगा? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्या है, इनडेफिनेट है। स्टूडेंट कितने ही हो सकते हैं? एवरी स्टूडेंट, मतलब कि एक स्टूडेंट को तो कहा नहीं गया है कि नहीं, एक पर्टिकुलर को तो कहा नहीं गया, या फिक्स को नहीं है नहीं। उसके बाद द ऑटोमेकर हैज़ अनाउंस्ड इट्स इलेक्शन वर्जन ऑफ कार्ड्स विच इट अज्यूम्स वुड सरपास all expectation of the public, therefore it has urged each to test drive it once hands on experience। जैसे कि यहाँ पर एरर था एवरी, अब एवरी कभी आ नहीं सकता, क्योंकि एवरी डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ एक डिटरमाइनर है, लेकिन ईच क्या है, डिटरमाइनर। यहाँ पर एक नाउन का प्रोनाउन का जरूरत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब जंप करते हैं दूसरी तरफ। उसी तरीके से फिर अनदर, तो हम लोग इन सबको फटाक देखते चलते हैं, ज़्यादा टाइम लेते नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। ठीक है, तो अनदर और अदर, तो ये दोनों क्या आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर है, ठीक है। उसका फिर एन और एन अदर। अब एन अदर जो होता है वो क्या होता है, एन और अदर, मतलब कि एन जुड़ा हुआ होता है अदर के आगे, और ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन द माई नो देयर, इन सब के साथ अनदर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि द माई नो देयर जो है, मतलब द माई नो देयर जो है, ये भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, और एन जो होता है वो भी आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पर इसका सही क्या हो जाएगा, तो अदर प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि सिंपल सी बात है, अदर जो होता है प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, अदर। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्टेड वर्जन क्या हो जाएगा, यहाँ पर द माई नो देयर के साथ यहाँ पर भी अदर हो जाएगा। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल, आई कैन नॉट थिंक ऑफ डैश आर्टिस्ट, अदर आर्टिस्ट, आई कैन नॉट थिंक ऑफ अदर आर्टिस्ट हुज canvases convey so clearly quite what a blessed existence the painter believes leads। तो अदर की जगह पे अनदर हो जाएगा, ठीक है। उसकी उसी तरह फिर अनदर इन अनदर वर्ड्स तो नहीं, इन अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। far from being able to do things more quickly, broadband enables people to do more। अब आता है सम और एनी। तो सम क्या होता है, पॉजिटिव मीनिंग सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। एनी क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि ये है, तो इसको बताइए, ही डिनाइड हैविंग डैश रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड, यहाँ पर सम होगा या एनी होगा? तो द राइट आंसर इज एनी। क्यों? क्योंकि ये डिनाइड जो क्या है, यहाँ पर कहीं नॉट तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो डिनाइड जो ये क्या है, मना कर देना, नेगेटिव मीनिंग, यानी कि यहाँ पर एनी आ जाए। उसी तरीके से सेल्डम भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फ्यू भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए एनीथिंग रहेगा। अब फ्यू और फ्यू में आप लोग कंफ्यूज करते हो, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, ये चीज़ याद रखिए कि हार्डली स्कार्सली रियली बेयरली सेल्डम और डिनाइड, और उसके फॉरबेड, ये सब क्या हो गया, नेगेटिव मीनिंग है। ये सब दिखने में पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन इन सब का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दिस दैट दीज दोज में बात है। सो दिस किसके लिए लगता है, तो नियर सिंगुलर के लिए लगता है। नियर सिंगुलर मतलब क्योंकि नज़दीक में है, सिंगुलर के लिए, लेकिन वही नज़दीक में दीज तो प्लूरल के लिए होगा वो, और दूर में सिंगुलर तो दैट, और दोज क्या हो जाएगा, फार में सिंगुलर मतलब प्लूरल, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चूज टू बिकम, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, तो यू कैन चूज टू बिकम एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट, दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड दैट वन इज डिस्ट्रक्टिव। अभी सुनने में तो आपको काफ़ी सही लग रहा हो कि यार सेंटेंस तो सही है, बिकम एन ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड दैट वन इज, लेकिन यहाँ पे पढ़िए, दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड दैट वन इज डिस्ट्रक्टिव। तो
तो यहाँ पर बिकम एन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, आशावादी। और पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? निराशावादी, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा। तो दिस वन इज़ कंस्ट्रक्टिव, दिस वन इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड दैट वन इज़ डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो देखने में तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो दिस होता है, मतलब कि जो फर्स्ट आता है ना यहाँ पर, दिस होता है वो नज़दीक वाले के लिए लगता है। अभी हम लोग ने पढ़ा नियर के लिए, दिस दीज, यानी कि पेसिमिस्टिक के लिए दिस होगा, ना कि इसके लिए होगा। अगर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ रहता तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं। इट मीन्स क्या होगा? नज़दीक वाले के लिए 10 होगा और दूर वाले के लिए दैट होगा। यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यू कैन चूज टू बिकम अ पेसिमिस्टिक और एन ऑप्टिमिस्टिक, दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड दैट वन इज डिस्ट्रक्टिव। समझ गए? अब देखिए, बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, दिस डील्स इन नंबर्स एंड दैट डील्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप इसको आप बना लीजिएगा, तो देख लीजिए। उसके बाद फिर कुछ आते हैं दीज दोर्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस जेंट्री इज़ वेल एजुकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल। सो यहाँ पर क्या क्या गलत हो सकता है? यहाँ पर दिस आएगा या दीज आएगा? सो आंसर इज दीज आएगा। क्यों? क्योंकि जेंट्री जो है वो खुद में ही एक प्लूरल वर्ड होता है। दूसरा, दिस पुलिस इज़ हाईली ऑक्यूपाइड। अब पुलिस क्या होता है? एक ग्रुप को बोला जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा ना। तो दीज आर ब्रेकिंग न्यूज़। अब दीज आर ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ है, तो न्यूज़ क्या प्लूरल होता है? नहीं, एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यानी कि दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़। और उसी तरीके से दिस इज़ अ स्ट्रे कैटल। तो कैटल मतलब क्या होता है? एक के लिए होता है, नहीं एक ग्रुप के लिए बोला था, यानी कि दोज आर स्ट्रे कैटल्स। आई होप ये समझ में आएगा आपको। तो चलिए अब चलते हैं फ्यू ऑफ यू में। जैसा कि मैंने कहा था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, फ्यू ऑफ यू, तो फ्यू में क्या होता है? फ्यू, तो देखिए फ्यू क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है नो, नेगेटिव मीन्स, समझ सीधा। और फ्यू मीन्स क्या होता है? सम, कुछ है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ है, थोड़ा कुछ तो है। और द फ्यू मीन्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, फ्यू द फ्यू। लेकिन ऑफ फ्यू आ जाए तो सम। और या फिर लिटिल मतलब भी नो होता है ना। और ऑल लिटिल मीन्स थोड़ा सा, और द लिटिल मीन्स नेगेटिव। तो आप कहिए कि अ फ्यू और अ लिटिल में क्या अंतर है? तो फ्यू होता है काउंटेबल चीज़ के लिए, लेकिन लिटिल क्या होता है? वो क्वांटिटी दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, है ना। तो ये वाटर और मिल्क को तो आप काउंट कर नहीं सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को ही ना आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वांटिटी जहाँ पर होगा वहाँ पर अ लिटिल होगा, क्वांटिटी जहाँ पर होगा वहाँ अ लिटिल होगा, और जहाँ पर हम लोग काउंट कर सकते हैं काउंटेबल चीज़ होगा वहाँ पर अ फ्यू होगा। उसी तरीके से दिए हुए एग्जाम्पल्स तो आप लोग खुद से बना लीजिए। वैसे हम बता देते हैं। आई हैव वॉच्ड, वैसे तो बना ही हुआ है, फिर समझा देते हैं। आई हैव वॉच्ड अ फ्यू मूवीज़ एज आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज़। वाह, ये कौन सा मतलब ये है? नहीं, ये तो सही है, सही तो कह रहा है। आई हैव वॉच्ड अ फ्यू मूवीज़ एज आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज़। हाँ, ये एकदम सही है। दूसरा देखिए, आई हैव वॉच्ड अ फ्यू मूवीज़ एज आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग। वाह, देखिए कैसा बात कर रहा है, उल्टा उल्टा बात कर रहा है। मतलब कोई होश में होगा तो ऐसा बात करेगा कि मैं कुछ मूवीज़ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अ फ्यू नहीं, फ्यू होना चाहिए। उसी तरीके से ये दोनों आप समझ गए कि अ फ्यू मीन्स क्या होता है? सम, पॉजिटिव मीनिंग देगा, और फ्यू मीन्स नो। आप सिंपल क्या करिए, अ फ्यू या फ्यू रहेगा, वहाँ पर नो रखकर देख लीजिए। अगर आपको मीनिंग मैच कर गया सेंटेंस है तो फिर वो सही है, अगर नहीं मैच कर तो गलत है, सिंपल सी बात। अब आते हैं एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स में देखिए, पॉजिटिव, कंपेयर और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे कि अब ज़्यादातर ये 4 वर्ड हैं जो फंसाते हैं, तो देख लीजिए। अब कोई क्या कर देता है? बैड का कंपेरेटिव डिग्री बैडर कर देता है और सुपर में बैडेस्ट कर देता है। बट वैसा होता नहीं। एक्चुअली में क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? बैड। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? बैड। कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स्ट। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स्ट। उसी तरीके सैड का क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री सैडर और सुपरलेटिव डिग्री सैडेस्ट। पॉजिटिव डिग्री इंपॉर्टेंट होगा, उसका कंपेरेटिव डिग्री मोर इंपॉर्टेंट पे मोर लग जाएगा, इंपॉर्टेंट। और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से फिर गुड, पॉजिटिव डिग्री गुड, और बेटर और बेस्ट। अब आप लोग पूछेंगे कि सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर मोर लगाना है या फिर कहाँ पर लास्ट में ईआर लगाना है कंपेरेटिव डिग्री में, इन केस ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, या फिर यहाँ पर सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा, है कि नहीं? सैडेस्ट या ये नहीं लगेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है कि आप ऐसे करके अपने मुंह पर, जैसे ये इसका मुंह है, तो आप अपने मुंह के नीचे हाथ रखिए, और कोई भी जो वर्ड है, जैसे सैड, तो सैड बोले, तो सैड बोले आप, तो आपका चिन टच हुआ, कितनी बार टच हुआ? सिर्फ एक बार टच हुआ, सैड, मुंह एक बार खोला, सैड। और वही चीज़ अगर आप इंपॉर्टेंट बोलिएगा, इंपॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट, यानी कि दो मल्टीपल टाइम्स टच हो रहे हैं। तो इट मीन सिंपली से बात है, किसी भी वर्ड को आप अगर मल्टीपल टाइम्स आपका टच होता है ये चीज़ करने पर, तो उसमें क्या लगेगा? मोस्ट लगेगा या मोर लगेगा। और एक बार से टच होता है तो उसमें क्या लगेगा? सैडेस्ट या सैडर, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। ईआर या ईएस्ट, अगर कंपेरेटिव है तो ईआर लग जाएगा, और सुपरलेटिव है तो ईएसटी लग जाएगा, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक? अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। तो अब फॉर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो एप्लीकेंट्स गैदर इन हर्ड्स अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द एडमिशंस एज इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर दिया एज इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अब देखिए, सुपरलेटिव के लिए एक कंडीशन होता है, मतलब कि किसी चीज़ के लिए भी एक शर्त होता है ना, कि मतलब जैसे कि इट इज़ द बेस्ट, अब ये बेस्ट यहाँ पर लगा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। अब सुपरलेटिव डिग्री को क्या चाहिए होता है? किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तब किया जाता है जब वहाँ पर किसी एक ग्रुप से ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जा रहा है।
यहाँ पर किसी ग्रुप का बात हो रहा है, इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो किसके कंपैरिजन में बेस्ट है ये कहीं पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर लिखा होता है इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पटना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ पूरे ग्रुप में मतलब कि बाकी सब के मुकाबले ये सबसे बेस्ट है, तब वहाँ पर क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो इतना समझ में आ गया। उसका दूसरा दिया विद न्यूमरस करप्शन केयर्स अंडर हिज नेम, ही इज़ अ वर्स्ट ऑफिसर, ही इज़ अ वर्स्ट ऑफिसर। अब यहाँ पर अ वर्स्ट ऑफिसर हो सकता है, अब यहाँ पर कुछ नहीं भी करेगा तो आपको इतना तो पता होगा ना भाई कि सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है, दौर लगता है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट लगा हुआ है बैड का, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो आर्टिकल ए लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि गांजा फूके हुए हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड। उसी तरीके से अमेजॉन इज़ क्विक दैन फ्लिपकार्ट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी स्पीड। यहाँ पर क्विक दैन देखिए पता चल रहा है कि क्विक दैन कॉमन सेंस लाने वाली बात है। क्विक दैन मतलब छोटा सा बच्चा 3 क्लास के बच्चे बोलते हैं क्विक, नहीं क्विकर लगेगा यहाँ पर, तो क्विकर हो जाएगा। उसी तरीके से है, तो इतना समझ में आया डिग्रीज के बारे में। अब जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फंसाते हैं, जो कि अब लेवल अप, जो कि रियल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वैसे तो वो भी PYQZ के हैं, लेकिन ये सब ज़्यादातर पूछते हैं खासकर मेंस में। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस फाउंड ऑन अर्थ। अब यहाँ पर हाँ सेंटेंस बिल्कुल सही है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस फाउंड ऑन अर्थ, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ में उनके कंपैरिजन में, यानी कि उन सबसे सुपीरियर है, इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, हार्डेस्ट। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द लेंथीएस्ट चैप्टर। अब दिस इज़ द लेंथीएस्ट चैप्टर कह रहा है, तो लेंथीएस्ट चैप्टर कह रहा है, तो लेंथीएस्ट चैप्टर किसके बेसिस पर, किस बुक के कंपैरिजन में, चैप्टर 1, चैप्टर 2 या ऑल चैप्टर्स के कंपैरिजन में चैप्टर 1 सुपीरियर है, लेंथीएस्ट है, या फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, अलेंथी होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब द प्राइस ऑफ द मर्सिडीज इज़ हायर दैन BMW लिखा हुआ है। अब खुद आप देखिए इस मीनिंग को, आप इसकी मीनिंग को समझिए। तो प्राइस ऑफ मर्सिडीज इज़ हायर दैन BMW। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको तो देखकर यही लगेगा कि हाँ भाई सेंटेंस तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो दिमाग लाया कि नहीं यार, प्राइस का बात हो रहा है, मर्सिडीज़ के प्राइस का ना कि मर्सिडीज़ का बात हो रहा है। तो मर्सिडीज़ के प्राइस का हम BMW के साथ कभी कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन किसके बीच में होता है, जो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ होते हैं उनका कंपैरिजन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैन दैट ऑफ BMW, है ना। देन अब यहाँ पर दैट क्यों लगेगा, क्योंकि फिर से हम लोग लिखें दैन प्राइस ऑफ BMW, एक ही नाउन को डबल हम लोग रिपीट कर नहीं सकते, वो भी कर सकते हैं लेकिन रूल के अगेंस्ट होगा, है कि नहीं, सुनने में भी अजीब वियर्ड टाइप लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, दैन दैट ऑफ BMW, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ मोर प्लीजेंट दैन दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली की जगह दैन दैट ऑफ दिल्ली। अब क्लाइमेट का बात हो रहा है और दिल्ली के साथ कंपैरिजन कर रहा है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कंप्लीट और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स, अब ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया, पतंजलि प्रोडक्ट्स आर मोर नेचुरल दैन एनी अदर प्रोडक्ट्स। अब पतंजलि प्रोडक्ट्स आर मोर नेचुरल दैन एनी अदर प्रोडक्ट्स। अब नेचुरल मतलब ही आप देखिए, सब चीज़ छोड़िए, दिमाग लाना छोड़िए, सिंपल बोलिए नेचुरल मतलब क्या होता है, कुछ भी मिलावट नहीं, प्योर एकदम साफ़ सुथरा ना। लेकिन यहाँ पर मोर लग गया, तो अब साफ़ सुथरा से भी ज़्यादा मोर कुछ हो सकता है, प्योर नहीं हो सकता। तो इट मीन्स यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, तो मोर नहीं हट जाएगा, यानी नेचुरल हो जाएगा, सिंपल सी बात। ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, अभय इज़ द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पर इस जॉब के लिए मोस्ट आइडियल कैंडिडेट, अभय इज़ द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट। तो आइडियल जब है ही ये, तो ये मोस्ट आइडियल क्या होता है कि नहीं, तो आइडियल कैंडिडेट हो गया। तो दैट इज़ द मोस्ट यूनिक हेयर स्टाइल आई हैव एवर सीन। अब यूनिक का मतलब ही होता है सबसे यूनिक। यूनिक मतलब हम लोग किसको यूनिक कहते हैं, जो कि अब 4 लोग हैं बैठे बैठे ना, जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, चार में से 3 नॉर्मल लगते हैं और एक लड़का जिसका सिर बहुत बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिक बन जाएगा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं आइडल, यूनिक, नेचुरल, इन सब में एक्सट्रीम देख लीजिए। इन सब में कोई ज़रूरत नहीं आपको सुपरलेटिव बनाने का, ये लोग ऑलरेडी अपने में सुपरलेटिव है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब आता है लिटिल लेस लीस्ट काउंटेबल, फ्यूएस्ट अनकाउंटेबल। हाँ देखिए, अब लिटिल लेस लीस्ट किसके लिए लगता है, तो लिटिल लेस लीस्ट मतलब क्या होता है कि ये उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये अन हो जाएगा, यहाँ पर अन हो जाएगा, यहाँ पर ये काउंटेबल। हम भी लगता है थोड़ा सा भांग फूक लिया आज। चलिए देखिए, तो लिटिल, फ्यूअर, ये सब क्या, अब ये मत बोलिए स्टुअर्ट लिटिल क्यों बोलाता है, स्टुअर्ट लिटिल अब वो जो है, अब वो एक मूवी है, ठीक है, लेकिन ग्रामर का रूल तो यही कहता है, हम लोग को इसी से सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं। सो अब कह रहा है कि अंबानी हैज़ गॉट नो लेस दैन 100 कार्स, नो लेस दैन 100 कार्स। अब नो लेस कह रहा है, तो लेस ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, कार अनकाउंटेबल होते हैं, 100 बताया हुआ देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूअर हो जाएगा। उसी तरीके तो सिंपल है, मिल्क हो जाएगा, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेस लग जाएगा, सही है, उसी तरीके से बन जाएगा, तो सिंपल था। अब मल्टी सुपरलेटिव केस क्या होता है, अब इसमें देखिए, जैसे कि सेंटेंस ही इज़ द यंगेस्ट एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, कह रहा है यंगेस्ट, ही इज़ द यंगेस्ट, चलिए सही है, एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय। अब टैलेंटेड लिखा हुआ है, तो ये जब सुपरलेटिव है इसके लिए भी तो यूज़ होना चाहिए ना, एंड द मोस्ट टैलेंटेड। अब आप अपना हाथ रख के, तलवा के नीचे हाथ रख के देख लीजिए, चिन के नीचे हाथ रख के देख लीजिए कितने बार चिन सट रहा है, टैलेंटेड यानी कि मल्टीपल टाइम सट रहा है। यंगेस्ट
यंगेस्ट को करके देख लीजिए तो 2 ही बार लगेगा, सॉरी उस समय क्या था कि 2 बार टच होना चाहिए चिन। तो आपका क्या हो 2 बार तक मैक्सिमम होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तब उसमें क्या लगेगा, मोस्ट लगेगा या मोर लगता है। तो यंगेस्ट इसमें तो सिर्फ 2 ही बार लग रहा है। टैलेंटेड मीन्स क्या, इसमें क्या लग रहा है, 3 बार लग रहा था, यानी कि द मोस्ट। उसी तरह मिस्टर कलाम वॉज द नॉबलेस्ट एंड द इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। फाइनल कंडीशन गॉट वर्स एंड अनस्टेबल अ फ्यू डेज लेटर। गॉट द वर्स्ट होना चाहिए, गॉट वर्स एंड अनस्टेबल। क्या वर्स किसके लिए होता है, कंपैरेटिव, यहाँ पे किसी के साथ कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि गॉट द वर्स्ट एंड मोस्ट अनस्टेबल अ फ्यू डेज लेटर। एंड अनस्टेबल मोस्ट लिखना चाहते हैं, एंड अनस्टेबल लिख सकते हैं। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बट गॉट बैड एंड अनस्टेबल, यहाँ पे बैड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रहा है कि सुपरलेटिव, मोर और एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे द बैग इज़ हेवियर देन यूजफुल, बैग इज़ हेवियर। अब हेवियर यहाँ पर नहीं लगता, इसको याद रखिएगा, हेवियर के जगह यहाँ पर हेवी ही रहेगा। दिस केमिकल इज इफेक्टिव देन डेंजरस। दिस गोल्ड इज कॉस्टलियर देन इज इफेक्टिव। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको हटा दीजिए आप। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते, चलो इसको देखते हैं, टेंस को देखते हैं। चलिए टेंस में क्या होता है, मेन सिंपली चीज़ है टाइम, मीनिंग, ठीक है। जैसे कि ये पढ़िए, नो वन इज इनविंसिबल इज दिस वर्ल्ड, बी इट द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स और द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, बोथ आर पावरफुल एंड वंस कंसिडर्ड इंडोमिटेबल। इसमें क्या आपको गलत लग रहा है बताइए, मिला? तो चलिए देखते हैं। तो अब जो टेंस का बात हो रहा है, सबसे पहले तो कॉमन सेंस लाइए, ये भाई कि टेंस का बात हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आर वाज वर्ड से ही रिलेटेड होगा, है कि नहीं, हैं थे, ये सब तो चीज़ ज़्यादातर पूछना रहता है, या फिर वर्ब किस फॉर्म में है। यहाँ पर देख लीजिए आर पावरफुल लिखा हुआ है। अब डायनासोर्स और मुगल शासक अभी भी रहते हैं क्या, टायरानोसॉरस रेक्स और जलालुद्दीन अकबर अभी भी हम लोग के साथ रहते हैं क्या, पटना के बगल में रहते हैं क्या, नहीं ना, तो वो लोग थे। तो जब पास्ट का बात हो रहा है भाई, तो आप यहाँ पर आर क्यों लगा रहे हैं, यानी कि या तो आप भांग फूके हुए हैं, या तो फिर आप ढीठ हैं, जान के भी गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ वर पावरफुल, ठीक है। उसका दूसरा, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई वाज सेरीन एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गॉड सेड द फेमस पोएट, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ। अब देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज सेरीन एंड मोर इंक्लाइन। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मैं बहुत सेरीन था, शांत था, और मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति पूरा इंक्लाइन था एकदम। अब देखिए ये मतलब पास्ट का बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये इनका लास्ट समय था, यानी कि ये मर चुके थे और बहुत शांत थे मरने के बाद, और भगवान से ये थे कि ये मतलब पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई विल बी सेरीन एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गॉड, मतलब कि मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मैं शांत और भगवान के प्रति रुचि रखूँगा। फ्यूचर का बात कर रहा है, ना कि पास्ट का बात, समझे। तो ये ऐसे आपको खोजना पड़ता है। तो बैंक में मेन आपको क्या ये नहीं पूछेगा कि आर लगेगी, इज वॉज वर, नहीं, आपको उसको पढ़ के उसका मीनिंग समझ के, उसके बाद उसके मीनिंग को समझने के बाद क्या फॉल्ट है तब समझना पड़ेगा, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, समझे, खासकर मेंस में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इट इज अज्यूम दैट द लेटर पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी इज फिल्ड विद सुपरसोनिक कार्स एंड केमिकल वेपन्स। इट इज अज्यूम दैट द लेटर पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी इज फिल्ड, समझ में आ गया आपको, इज फील्ड लगा हुआ है। अब लेटर पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी क्या रहा है, अज्यूम किया जा रहा है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 21st सेंचुरी, मतलब कि लेटर पार्ट मतलब क्या हो गया, 21st सेंचुरी के अंत तक क्या हो जाएगा, क्या होगा कि सारा जो मतलब लोग हैं वो सुपरसोनिक कार्स और केमिकल वेपन से भरे हुए मतलब रहेंगे पूरी दुनिया में, मतलब फेमस हो जाएगा। तो ये फ्यूचर का बात हो रहा था, यहाँ पे विल बी फिल्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। क्या है भाई ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब दोनों का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया, अब ज़्यादातर लोगों को पता है कि राम खेलता है, राम खाता है, राम प्लेज, राम सिंग्स, राम ईट्स मैंगो, यही से पता होता है। लेकिन एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को 5 तरीके से लिखा जा सकता है, सॉरी 4 तरीके से लिखा जा सकता है। तो वो क्या है, जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, राम इज़ अ प्लेयर, राम एक प्लेयर है, ठीक है। राम एज अ बुक, राम के पास एक बुक है। डज राम प्ले, राम एज प्लेड, ये नहीं, राम एज प्लेड, ये तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी उसको आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया किसने 4 तरीके से होता है, यानी कि प्लेस यानी कि सिंपल हो गया, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा इज़ अ प्लेयर, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, राम हैज़ अ बुक, सब्जेक्ट के पास क्या है वो बताया जा रहा है, और इंटीग्रेटिव, सिंपल सी बात। तो देखते हैं जैसे कि इन इलेक्शन कैंपेन एवरी ईयर द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दस इनेबल्ड द पीपल टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस। कह रहा है इन इलेक्शन कैंपेन में एवरी ईयर द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दस इनेबल्ड, हर साल का बात हो रहा है, यहाँ पे इनेबल्ड लगा दिया। तो इनेबल्ड मतलब क्या होता है, अब ये वर्ड का V3 या V2 कब लगता है, जब पास्ट का बात हो रहा है, ये पास्ट का बात कर रहा है, बोल रहा है कि हर साल होता है, हर साल होता ही है कि नहीं, चुनाव तो हर साल होता ही है, तो चुनाव आने वाला भी है। सो यहाँ पर इनेबल्ड की जगह पे इनेबल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट शंकर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days एंड हैज़ बिन रेस्टिंग। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट शंकर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days एंड हैज़ बिन रेस्टिंग। अब
यहाँ पर देखिए, ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट शंकर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज। अब यहाँ पर देखिए, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इसको रहने दीजिए। बाकी ये 3 देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस अब देखते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, अब इस डायग्राम मैप से समझते हैं। देखिए, ये हो गया प्रेजेंट हमारा, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट, बीता हुआ कल, और ये हो गया फ्यूचर, आने वाला कल, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है, मतलब जैसे कि अभी मैं ये पेन यहाँ पर घुमा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ये काम रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन मैं करना छोड़ दिया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मतलब कि अभी कर रहा था लेकिन खत्म हो गया, काम कंप्लीट कर लिया उसको। जब वो कोई काम जो होता है वो प्रेजेंट में चल रहा होता है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। अब उसमें देखिए, टेम्परेरी वर्क इन द प्रेजेंट मोमेंट, टेम्परेरी वर्क्स, जैसे कि नाउ, अब देखिए, अब इसमें ज़्यादातर वर्ड्स से फंसा जाता है लोगों को। अब इतना समझ जाते हैं लोग, बल्ले बल्ले करने लगते हैं कि हाँ भाई समझ में आ गया कि प्रेजेंट में जो काम चल रहा है खत्म नहीं हुआ है, तो उसमें आईएनजी या तो आईएनजी देख के मार देते हैं कुछ भी कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे नाउ डेज, आजकल, राइट नाउ, अभी, एट द मोमेंट, उस मोमेंट में, इस मोमेंट में, दिस डे, इस दिन, दीज डेज, इन दिनों। तो ये क्या हो गया कि प्रेजेंट का बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट, अभी रिसेंट। तो इन 5 वर्ड्स से भी आप लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो एज ऑफ नाउ ही वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। एज ऑफ नाउ, अब यहाँ पर नाउ देखिए, नाउ डेज या राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, आज से ही वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये कभी हो सकता है कि वो करता है आज से, नहीं, आज से वो करेगा, यानी कि ही इज़ वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। आज से वो कर रहा है ना, करेगा नहीं, सॉरी, कर रहा है, ही इज़ वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, द गवर्नमेंट टेक्स कंक्रीट स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनप्रिविलेज्ड पीपल। मतलब कि गवर्नमेंट टेक्स कंक्रीट स्टेप्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस टेकिंग कंक्रीट स्टेप्स है ना, मतलब कि ले रहे हैं, करते तो अभी दिक्कत थोड़ी होता। तो ये तो मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी कर रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। रेगुलर बेसिस में अगर कोई चीज़ चल रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और जो प्रेजेंट में सिर्फ चल रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। उसको फिर ही विल क्रैक द एग्जाम एज ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग, ही विल क्रैक द एग्जाम एज ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग। मतलब कि कह रहा है कि ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग। तो इसको देखिए आप लोग, हम ये बताते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या गलत हो सकता है। सो ही विल रोइन हिज आइज़ एज ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, टाइम भी देख कर चलना पड़ता है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स क्या होता है कि वर्क कंप्लीट इन द पास्ट, मतलब कि वर्क कंप्लीट इन द पास्ट मतलब प्रेजेंट के पास, मतलब कुछ देर पहले। पास्ट का मतलब ये नहीं कि 2 साल पहले कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फिर इम्पैक्ट्स ऑन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट पर इम्पैक्ट डालता है, हुआ तो ये कंप्लीट पास्ट ही में है, लेकिन इम्पैक्ट्स ऑन द प्रेजेंट, पास्ट मतलब कुछ देर पहले। और लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि वर्क कंप्लीट इन द पास्ट, मतलब कि कोई काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन इम्पैक्ट ऑन द पास्ट, और वो इम्पैक्ट पास्ट पर इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद फिर यहाँ पर है कि वी प्रिपेयर्ड आवर मील, उसको तो कह रहा है कि वी प्रिपेयर्ड आवर मील एंड नाउ वी आर रेडी फॉर अ ग्रेट सफ़र। इसका मतलब कहने का मतलब कि वी प्रिपेयर्ड आवर मील एंड नाउ वी आर रेडी फॉर अ ग्रेट सफ़र। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी प्रिपेयर्ड आवर मील एंड नाउ वी आर रेडी फॉर अ ग्रेट सफ़र। मतलब कि इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट पर पड़ रहा है। देखिए, वी प्रिपेयर्ड आवर मील, सॉरी इम्पैक्ट पास्ट में पड़ रहा है, तो प्रिपेयर्ड आवर मील एंड नाउ वी आर रेडी फॉर अ ग्रेट सफ़र। ये कैसा बात हो गया, मतलब कि हमने अपना मील प्रिपेयर कर लिया था और अब हम लोग रेडी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर लिया है और अब हम लोग रेडी हैं ग्रेट सफ़र के लिए। तो इम्पैक्ट प्रेजेंट पर पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। उसके फिर दूसरा में क्या, इंडिया गॉट फ्रीडम एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। इंडिया गॉट फ्रीडम एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। अब इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया को फ्रीडम मिल चुका है, ठीक है, इंडिया को फ्रीडम मिल चुका है एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट को समझिए, क्या कह रहा है, कि इससे क्या प्रेजेंट में पास्ट में कोई फ़र्क पड़ रहा है, गॉट लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है तो पास्ट की बात हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। लेकिन ये कह रहा है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा, यानी कि आज़ादी का कहीं बात कर रहा है कि इसको आज़ादी मिला हुआ, तो ये अभी कहीं बात कर रहा है, तब नहीं फ्यूचर में एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। इट मीन्स यहाँ पर पास्ट का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम, मतलब कि इंडिया को मिला हुआ है, अभी तक फ्रीडम तो है ना भाई, अभी तो अनार्की डिक्टेटरशिप तो आया वो नहीं। तो इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वांट। इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरत है, डायरेक्ट V2 देकर आप उड़ा मत दीजिए कि V2 है यहाँ पर ये है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडिया लॉन्च्ड मंगलयान एंड सेट टू लॉन्च मेनी अदर मिशंस इन द कमिंग ईयर। इंडिया लॉन्च मंगलयान एंड सेट टू लॉन्च मेनी अदर मिशंस इन द कमिंग ईयर्स। अब कह रहा है इंडिया लॉन्च मंगलयान एंड सेट टू लॉन्च, अब इंडिया लॉन्च मंगलयान, V2 लगा हुआ है, V3 लगा, लॉन्च मंगलयान, मतलब कि मंगलयान लॉन्च कर चुका है, सेट टू लॉन्च मेनी अदर मिशन, यानी कि इंडिया हैज़ लॉन्च्ड, अभी रिसेंटली किया तभी ना, दूसरे करने के लिए भी रेडी है, मतलब कि आगे आते हुए ईयर में होंगे। उसी तरह से इन सबको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि इम्पैक्ट ऑन पास्ट पर है, तो देख लेते हैं। जैसे कि वी हैव प्रिपेयर्ड आवर मील लास्ट नाइट,
वी आर प्रिपेयर्ड आवर मील लास्ट नाइट, यानी कि पास्ट का बात हो रहा है, ये पिछले रात का बात हो रहा है। पिछले रात तो अभी रिसेंट पास्ट तो होगा नहीं, वो पिछले रात, इससे उससे प्रेजेंट में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो वी हैव प्रिपेयर्ड आवर मील लास्ट नाइट, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वी प्रिपेयर्ड आवर मील लास्ट नाइट। इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम 75 ईयर्स अगो। अब इंडिया को मिला है 75 साल पहले, ये तो नहीं हो सकता है। ये होना चाहिए था 75 मिनट पहले होता कि इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम 57 मिनट्स अगो। जैसे कि इंडिया वाज लाइव ऑन फेसबुक 75 मिनट्स अगो, तब हो सकता था। लेकिन ये ड्यूरेशन तो काफ़ी बड़ा है, 75 साल पहले, मतलब हम लोग पैदा भी नहीं होता, हम लोग के पापा दादा परदादा पैदा नहीं हुए थे उस समय, मतलब परदादा तो हो गए होंगे, दादा नहीं हुए होंगे। इसका इट मीन्स ये तो बहुत पास्ट का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया गॉट फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये तो सब देख लीजिए। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको भी माइंड मैप से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ देर बाद मैं पास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड होने वाला है, तो आपको पास्ट सही मिलेगा, है ना। तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब पास्ट में मान लीजिए 11 बजे है, कुछ काम स्टार्ट हुआ, और प्रेजेंट में आगे ख़त्म हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, मतलब चलते यहाँ तक है, प्रेजेंट में ही चल रहा है। अब इसके आगे चल तो फ्यूचर में चल जाएगा वो, मतलब कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रेजेंट तक वो चल रहा है। जैसे कि आपका देख लीजिए, अमेज़ॉन में आग लगा था पास्ट में, जो अभी तक लग रहा है ना, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हो गया ना, कि पास्ट में लगा था उसमें आग कुछ साल पहले, लेकिन वो अभी तक आग लगते जा रहा है। और उसके फिर लास्ट में, या फिर हम लोग, ये तो एक चीज़ हो गया, ये तो उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं उसमें कि लास्ट में सिंस या फॉर लगा हुआ था। सिंस किसके लिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, और फॉर किसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। जैसे कि रेमंड के ऐड में आपने देखा होगा कि लास्ट में सिंस 19 समथिंग लिखा हो रहा था, इतने साल से चल रहा था, मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट थे इन लोगों का, उस समय स्थापना हुआ, वहाँ से चलते आ रहे हैं। और ये इसमें कुछ है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि प्रेजेंट और परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लग सकता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेजेंट, अब लोग समझते हैं, अब लोग कहेंगे सिंस ऑफ फॉर तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन किसी सेंटेंस आप देख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लगा देता है, तो हाँ वो बिल्कुल सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, तो याद रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स है। तो इंडियन इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस सिंस 1990। तो इंडियन इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस सिंस 1990। अब सिंस 1990 यहाँ पर, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रोइंग, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ कभी जीवन में नहीं लगेगा सिंस, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि क्या होना चाहिए, इंडियन इकॉनमी हैज़ बिन ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस सिंस 1990। दूसरा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ग्रेन्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड फॉर 3 ईयर्स, यानी कि द गवर्नमेंट हैज़ बिन प्रोवाइडिंग फ्री ग्रेन्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड फॉर 3 ईयर्स, मतलब कि 3 सालों से गवर्नमेंट जो है उन्हें ग्रेन्स देते हुए आ रही है, प्रोवाइड करवाते हुए आ रही है, मतलब कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ तो हैज़, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। उसका फिर यहाँ पर एक स्पेशल केस है, वही वाला एग्जांपल, इंडिया हैज़ बीन डेवलपिंग अ लॉट सिंस 1947। अब जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, जो मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो तो डायरेक्ट मार के आ जाएगा कि नहीं भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ सेंस ऑफ और लगता है। लेकिन जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, खासकर ये वीवीआई वाला नोट दिमाग में रखा हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, इसको टिक मार देगा, सही है भाई तू करके। समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट जो है ना, इसको हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट भी बड़े प्यार से कहते हैं। अब ये जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जैसे कि क्या कह सकते हैं उसको, मतलब बिना मटन में बिना मीट मसाला डाले जो मज़ा नहीं बन नहीं सकता, उसी तरीके से पास्ट ऑफ पास्ट का क्वेश्चन बिना बैंक एग्जाम में आए वो एग्जाम हो ही नहीं सकता इंग्लिश का, या तो मेंस में हर क्वेश्चन में ये पूछा था पास्ट ऑफ पास्ट। तो इतना इंपॉर्टेंट हो तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो क्या है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट वो क्या है, आफ्टर। और पास्ट परफेक्ट क्या है, बिफोर, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया, आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ADA एंड HAL हैड डिज़ाइंड तेजस विच इज़ अ लाइट वेट एयरक्राफ्ट। अब ADA और HAL नाम की कंपनी है जिसने हैड डिज़ाइंड, ठीक है, हैड डिज़ाइंड तेजस विच इज़ अ लाइट वेट एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट लगना चाहिए, क्योंकि हैड डिज़ाइंड ने डिज़ाइंड इन्होंने ही किया है, ठीक है। उसका जैसे कि एग्जांपल से समझिए इन दोनों का कैसे यूज़ होगा, तो उसको समझने के लिए। सो आई रीच द ऑफिस बिफोर सुजाता केम। तो क्या ऐसा ही बताइए, आई रीच द ऑफिस, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, आई रीच ऑफिस बिफोर सुजाता केम। क्या ये सही है, तो ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, आई हैड रीच्ड। क्यों आई हैड रीच्ड होना चाहिए, क्योंकि सुजाता के पहुँचने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था, यानी कि ये पास्ट में का बात हो रहा है। सुजाता पहुँची ऑफिस का, पास्ट में पहुँची थी, लेकिन उससे भी पास्ट में, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट। तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट में लगेगा, यानी कि हैड रीच्ड। सुजाता के पहुँचने से पहले ही मैं पहुँच गया था, यानी कि मैं पास्ट के भी पास्ट में वो काम कर चुका था।
तो इस ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये काफ़ी पूछा था, तो इसको इसीलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो द ईडी हैड क्वेश्चनड मेनी स्टेक होल्डर्स इन द कनेक्शन टू द करप्शन केस। हैड क्वेश्चन मेनी स्टेक होल्डर्स इन कनेक्शन टू द करप्शन केस। कह रहा है कि द ईडी हैड क्वेश्चन मेनी, तो ईडी हैड क्वेश्चन तो होगा नहीं, ईडी क्वेश्चन मेनी स्टेक होल्डर्स, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रहा है ना। पास्ट परफेक्ट तभी लगेगा जब पास्ट का बात हो रहा हो, समझे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ही टोल्ड मी दैट हिज पेट डाइड फ्रॉम एन अननोन डिजीज। अब इसने मुझे कहा था कि हिज पेट डाइड, मतलब कि इसके हिज पेट डाइड, यानी कि दोनों टोल्ड में देखिए दोनों पास्ट इंडिपेंडेंट है, तो दोनों में से सबसे पहले क्या हुआ होगा। इसने कहा पहले कि इस मतलब मुझे इसने ही टोल्ड मी, जैसे कि इसने मुझे कहा था पहले, या फिर उसका कुत्ता जो मतलब पेट कोई भी था, कुत्ता बिल्ली कुछ भी रहा है, तो वो पहले मरा, तो पहले मरा होगा तब ना ये हुआ, यानी कि ये पास्ट ऑफ पास्ट का बात हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज पेट हैड डाइड। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पर द एजेंसीज प्रिपेयर्ड द डेटा बिफोर द डेडलाइन केम, तो द एजेंसीज प्रिपेयर्ड द डेटा बिफोर द डेडलाइन केम। तो एजेंसी ने डेटा प्रिपेयर पहले किया था या फिर डेडलाइन पहले आया, तो बिफोर द डेडलाइन केम, यानी कि डेडलाइन के आने से पहले ही बिफोर लगा ही हुआ है, तो इससे तो आपको ईजी हो जाएगा समझ में, डेडलाइन के आने से पहले ही प्रिपेयर कर लिया, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि द एजेंसीज हैड प्रिपेयर्ड, एजेंसीज हैड प्रिपेयर्ड। समझ में आ गया। तो इस ऑप्शन इन दो को आप लोग खुद, इन तीनों को आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा गाइस, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेकर समझाना सही रहता है। तो चलिए, अब ये है साइमल्टेनियस और मिनिमल ड्यूरेशन एक्शंस। अब देखिए कुछ ऐसे केसेस आपने देखा होगा जिसमें एज लगा हुआ था, एज सून एज लगा हुआ था, एज वेल एज लगा हुआ था ना, एज सून एज वेल एज है ना। और तो उसमें क्या लगेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इन्फिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट और पास्ट। आई स्विच्ड ऑन द लाइट एज आई एंटर्ड द रूम, मतलब कि कोई दो सेंटेंस होते हैं, ठीक ना, कोई दो काम हो रहे होंगे एक साथ हो रहे होंगे, जैसे कि आई स्विच्ड ऑन द लाइट एज आई एंटर्ड द रूम, तो जैसे ही मैंने एंटर किया उसी वैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब एंटर होने से पहले ही या तो स्विच नहीं कर सकते, या तो एंटर होने का बात तो नहीं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इस केस में क्या लगेगा, तो एज लगेगा, तो एज सून एज लगेगा, और दोनों का क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही लगेगा दोनों, इसी याद रखिएगा। आज स्विच ऑन देखिए पास्ट में लगा हुआ है, एज आई एंटर्ड द, यहाँ पे ये मत लगा दीजिएगा कि इसको पास्ट में कर दिया, यानी पास्ट परफेक्ट में कर दिया, या फिर इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, नहीं, जब दोनों एक साथ हो रहा होगा तो दोनों पास्ट ही में हो रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आई ड्राइंग द वाटर एज सून एज आई अराइव देयर, तो एज सून एज आई अराइव देयर आई ड्राइंग द वाटर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर व्हेन अब यहाँ पर हम लोग फिर उसको देखते हैं व्हेन। तो व्हेन क्या है, तो व्हेन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो ये दो टाइप्स का होता है, तो डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है कि कॉज और पास्ट इंडेफिनिट, डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सी बात देखिए, डिपेंडेंट क्लॉजेस में क्या होता है कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि दो सेंटेंस जो है ना, दो सेंटेंस आगे पीछे, बीच में एक कंजंक्शन होगा, मतलब कि जोड़ने वाला होगा, तो जो दो सेंटेंस जो है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस केस में क्या होता है कि व्हेन तो लगेगा ही बीच में, लेकिन जो कॉज होगा, कॉज और इफेक्ट दोनों जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, जब दोनों डिपेंडेंट नहीं है दूसरे पर, अगर एक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा उसको, एक से दूसरे को कोई मतलब नहीं है, तब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, मतलब कि जो सब पहले हो रहा होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लग जाएगा। अब इफेक्ट जो है वो क्या होगा, हाँ समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया था, आई एंटर द हाउस व्हेन शी ओपन द डोर, सो आई एंटर द हाउस व्हेन शी ओपन द डोर, मैं घर में एंट्री किया जब उसने दरवाज़ा खोला, तो पहले दरवाज़ा खोला होगा और उसके बाद एंटर किया। लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉज इफेक्ट हैं, उसने दरवाज़ा खोला तभी ना मैं एंटर किया अंदर, तो ये क्या हो गया, कॉज इफेक्ट है, यानी कि एकदम सही हो गया, दोनों पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थक्वेक केम व्हेन आई स्लेप्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लग सकते हैं, तो क्यों, द अर्थक्वेक केम व्हेन आई स्लेप्ट, तो स्लेप्ट और अर्थक्वेक में कोई मतलब है, ये मतलब क्या इसका इफेक्ट है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड स्लेप्ट, मतलब कि जब मैं सो रहा था तब भूकंप आ गए, यानी कि भूकंप आने से पहले सोया होगा, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में कोई मतलब कॉज इफेक्ट का ये नहीं है, तो समझ में आ गया, वही चीज़ है, इंडेफिनिट क्लॉज हो गया। तो अब फाइनली आता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को देखना, तो फ्यूचर टेंस क्या है भाई, तो फ्यूचर टेंस जो है, तो ब्राइटनेस थोड़ा मिला लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो है गाइस, कि कोऑर्डिनेट, फ्यूचर टेंस में जो है, ब्राइटनेस थोड़ा सा मिला लेते हैं, सही है। सो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है, अब ये दो चीज़ होते हैं इसमें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट और क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आप लोगों ने देखा होगा, कंजंक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, मेन सात होते हैं, फैन बॉयज़, फॉर एंड नो, मतलब नाइदर, और उसके बाद फिर बट और येट, और एस से क्या होता है सो। सबऑर्डिनेट जो भी बाकी हो गए हैं ना, तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस में क्या होंगे,
कोऑर्डिनेट बीच में तो लगेगा ही, और आफ्टर मतलब फ्यूचर में होगा, मतलब कि कोई काम हुआ आफ्टर में जो होने वाला है वो फ्यूचर में हो जाएगा, और जो फ्यूचर में हुआ होगा या बिफोर हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट में वही चीज़ हो जाएगा, फ्यूचर और प्रेजेंट, मतलब जो बाद में हो रहा है वो फ्यूचर में होगा, बिफोर पहले जो वो प्रेजेंट में। अब इसमें आफ्टर और बिफोर दोनों फ्यूचर में होगा, याद रखिएगा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज में। लेकिन सबऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, आफ्टर वाला जो होगा, बाद वाला जो होगा फ्यूचर में हो जाएगा, बिफोर वाला होगा पहले हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रिलीफ व्हेन द टाइम विल कम। अब देखिए व्हेन क्या है, फैन बॉयज में आता है, नहीं आता है, तो सिंपल सी बात, ये वाला तो रूल लगेगा, नहीं तो ये वाला लगेगा। तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रिलीफ व्हेन टाइम विल कम, तो ये विल प्रोवाइड रिलीफ, तो ये तो एकदम सही है, बाद में हो रहा है, अगर ये आएगा तभी तो ये करेगा, तो आफ्टर थी। लेकिन बिफोर वाले क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, तो व्हेन द टाइम कम्स हो जाएगा, तो व्हेन टाइम कम्स। उसी तरीके से द ग्रैंड पेरेंट्स विल लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, उसका एंड द ग्रैंड पेरेंट्स विल लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डैश द चिल्ड्रन डैश रेसिप्रोकेट दैट लव। अब देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, सॉरी, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट लगेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लगे एंड, और द चिल्ड्रन विल फ्यूचर रेसिप्रोकेट, सॉरी यार क्या हो रहा है हमको, रेसिप्रोकेट दैट लव। तो यहाँ पर क्या लगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा, तो यहाँ पर भी फ्यूचर, यहाँ पर भी फ्यूचर, सही हो गया। अब इफ़ और इनका केस देख लेते हैं फटाक से जल्दी जल्दी। तो इफ़ के केस में क्या होता है ना, इफ़ के केस में क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है, मतलब कि जब कोई कंडीशन बताने के लिए होता है तो हम लोग इफ़ लगता है। जैसे कि इफ़, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस प्लस इफ़ प्लस कंडीशन, और कंजंक्शन ऑफ प्रिकॉशन में क्या होता है, किसी को परहेज करने से, मतलब किसी कोई बैड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ बुरा होने से बचाने के लिए। प्रिकॉशन मतलब नहीं होता है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन या प्रिकॉशन के लिए इन केस लगाते हैं। अब देखते चलिए एग्जाम्पल्स देखते, तो आई यहाँ पर दिया हुआ है कि आई विल टेक दिस मेडिसिन आई गॉट हेडेक, आई विल टेक दिस मेडिसिन इफ़ आई गॉट हेडेक हो जाएगा। क्यों होगा भाई इफ़, यहाँ पर इन केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए मेरे भाई, जब आपको सिर दर्द होती है, जब आपको सिर दर्द होता है ना, तब सिर दर्द होने से पहले दवा खा लेते हैं, बताइए। नहीं, कोई पागल तो कुत्ता तो आपको खाटा हुआ नहीं है कि आप सिर दर्द होने से पहले दवा खाइएगा। सिर दर्द होगा तभी ना उसको ठीक करने के लिए दवा खाइएगा, नहीं तो क्यों दवा खाइएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इफ़, अगर मुझे ये हुआ, कंडीशन दिखा रहा है, अगर हेडेक होता है तब मैं दवा खाऊंगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि आई शैल टेक दिस वैक्सीन दैट आई गेट चिकन पॉक्स, आई शैल टेक दिस वैक्सीन इन केस आई गॉट चिकन पॉक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन केस हो जाएगा। क्यों इन केस होगा भाई, मुझे पहले ही वैक्सीन लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का वैक्सीन पहले लगा। क्या आपको 2020 में जब कोरोना आया था तो आप क्या कोरोना होने के बाद वैक्सीन लगाने गए थे, नहीं, पहले लगाए थे ना, ताकि कोरोना ना हो आपको, क्योंकि वो जानलेवा चीज़ होती है, वो ठीक नहीं हो सकती। हेडेक तो भाई जानलेवा थोड़ी होते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, कभी समय समय होते रहता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से आप इन दोनों को बना लीजिएगा, बाय इंश्योरेंस और क्लेम इंश्योरेंस का, ठीक है। तो उसका फिर वेदर में क्या, द कंपनी इज़ नॉट श्योर दैट इट विल लॉन्च इट्स IPO दिस ईयर। देखिए वेदर कहाँ पर लगता है, जहाँ पर नॉट लगा हुआ होता है, नेगेटिव सेंस होता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो वेदर हो जाएगा। आई एम अनसर्टेन, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए, आई एम अनसर्टेन दैट ही विल कम। तो अगर जो भी बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनसर्टेन मीन्स क्या है, अनसर्टेन मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने क्या कहा है कि मीनिंग को समझो, अगर मीनिंग नेगेटिव दे रहा है तब लगेगा वेदर, नॉट तो देता ही है, इसलिए मैंने कहा दिया। लेकिन उसके अंदर के एसेंस को समझो कि उस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वेदर हो जाएगा। ये ऑफन डाउट्स, तो डाउट्स मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है तो वेदर हो जाएगा यहाँ पर। ही सेल्डम मतलब अभी पढ़ा हम लोग ने, ही सेल्डम डाउट्स, नहीं, ही सेल्डम डाउट्स बोल रहा है, तो सेल्डम डाउट्स मतलब कि मीन नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए, नो डाउट, तो यहाँ नो डाउट, तो डाउट ही नहीं है तो फिर खत्म कहानी, नेगेटिव हट गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर दैट लग जाएगा, वेदर लगेगा कंजंक्शन ऑफ डाउट में, जहाँ पर नेगेटिविटी होगा, और दैट कहाँ लगेगा, कंजंक्शन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब जहाँ पर श्योरिटी होगा। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा ग्रामर रूल्स, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।